नमस्ते। अगर आज हम अपने घर से हाथों में पोस्टर और बैनर लिए सड़कों पर उतर आते हैं और गलत के खिलाफ बेखौफ आवाज उठा पाते हैं, अगर आज हम अपनी दलीलों से गलत को गलत और सही को सही प्रमाणित कर पाते हैं, आज अगर अपनी ही सरकार को उसके मुंह पर गाली दे पाते हैं, मणिपुर हिंदुस्तान में, और अगर कुछ भी गलत लगे तो आरटीआई डाल पाते हैं, तो इस सब के पीछे हमारे बुजुर्गों, हमारे देश के सपूतों का बलिदान, जो अपने परिवार और अपने आराम को छोड़कर घर से बाहर निकले थे, गलत के खिलाफ आवाज उठाने, भारत देश को आजाद कराने। देश की आजादी एक अमर कथा है, एक अनंत कथा है, जिसमें हर भारतीय ने अपने हिस्से का सहयोग दिया है, कुछ ने ज्यादा तो कुछ ने कम, मगर जिस दौर में वो लड़े थे उस दौर में ज्यादा और कम का कोई पैमाना नहीं था। जान की बाजी लगाओगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये सबको पता था। और सबको पता होते हुए भी कितने मां भारती के लाल फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि कोई भी वायरल हो सकता था, इसलिए कुछ के बलिदान देश का बच्चा बच्चा जानता है और कुछ गुमनाम ही रह गए। उन दिनों भारत के हर कोने में आजादी की लड़ाई चल रही थी, मगर कुछ लड़ाइयां भारत के बाहर ईस्ट एशिया में भी चल रही थी। ऐसे ही कुछ नामों का जिक्र आज हम करेंगे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारत से बाहर ईस्ट एशिया में संघर्ष किया। ये भारत माँ के उन वीर सपूतों की कहानियां हैं जो भारत माँ को आजादी दिलाने का सपना देखते थे और उसके लिए भारत को छोड़कर जापान, सियाम, जिसे आज थाईलैंड कहते हैं, मलेशिया और दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज में गए और वहां भारत को विदेशी गुलामी से मुक्त दिलाने के लक्ष्य के साथ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। 23 दिसंबर 1912 को शहीद बसंत कुमार बिस्वास एक औरत का वेश धारण कर रास बिहारी बोस जी के साथ चांदनी चौक पहुंचे, जहां उस समय के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के आने की तैयारी चल रही थी और मौका मिलते ही उन्होंने हार्डिंग पर बॉम्ब फेंक दिया। उस हमले में लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया, मगर ब्रिटिश सरकार दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व सभी क्रांतिकारियों की धरपकड़ में लग गई। उन दिनों की ब्रिटिश सरकार ने रास बिहारी बोस जी के सर पे उनकी गिरफ्तारी के लिए 12,000 का इनाम रखा था। रास बिहारी बोस जी उस समय फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में क्लर्क की नौकरी करते थे। वो किसी तरह से यहाँ से निकलकर जापान पहुंच गए। जापान में उन्होंने 17 ठिकाने बदले, फिर उन्हें जापान के एक ताकतवर नेता मित्सुयो तोयामा ने शरण दी। टाइम के साथ साथ जापान की राजनीति में बोस की सूझबूझ और ज्ञान का लोहा माने जाने लगा और वहां उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष को संगठित किया, जिसका समर्थन इनडायरेक्टली जापान की सरकार भी कर रही थी। और वहां उन्होंने आजादी की जमीन को तैयार करने का काम किया। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है राजा महेंद्र प्रताप का, जो मुल्तान के राजा थे। वो बिना पासपोर्ट के इटालियन जहाज से लंदन पहुंच गए, वहां से स्विट्जरलैंड और इटली होते हुए जर्मनी पहुंच गए, वहां से अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां उन्होंने 6,000 अफगानी सैनिकों की एक सेना को संगठित कर अंग्रेज सरकार पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उसमें सफलता हासिल तो नहीं की, मगर अंग्रेजों की जमीन को हिला कर दिया और फिर अफगानिस्तान से वो भी जापान पहुंचे। ईस्ट एशिया में उस समय लगभग 3 मिलियन भारतीय अलग अलग हिस्सों में बच चुके थे। इनमें से ज्यादातर लोग या तो मजदूर थे या वॉचमैन के रूप में मलाया में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, मगर ब्रिटिश मलयन गवर्नमेंट ने उनकी हालत सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी। मजदूर मिनिमम वेजेस की डिमांड कर रहे थे, साथ ही बीमारी के वक्त पूरी तनख्वाह, पीरियोडिकल बोनस और लॉन्ग सर्विस के लिए ग्रेच्युटी का भी प्रबंध चाहते थे। इन डिमांड्स को ना सुनने की वजह से वहां रहने वाले भारतीयों में काफी नाराजगी थी।
उन्हें लगता था कि उनकी सारी तकलीफों का कारण उनकी गुलामी है। इसी वजह से मलाया में भी एक इंडियन एसोसिएशन बनी और मिस्टर नीलकंठा अय्यर और मिस्टर राघवन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जबरदस्त प्रचार वहां से शुरू किया। उसके बाद टोक्यो में भारत के राष्ट्रवादियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और थाईलैंड, मलया और बर्मा में भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रचार को और ज्यादा तेज करने का फैसला लिया।